Okay. Today I will discuss about pharmaceutics second in DPharm second year. सबसे पहली बात जो है वो ये है कि फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो बेसिक है उसके बाद से जो है उसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हम हमारे स्टूडेंट्स में दिए हुए हैं जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास जो है फार्मूलेशंस बहुत सारे फार्मूलेशन के बारे में जो है हमें पढ़ना है, उनका कैलकुलेशन कैसे करना है ये पढ़ना है, डोज कैलकुलेशन कैसे होता है जो कि पोसोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें जो पहला पार्ट है वो दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर्स लिखते हैं, जो अपना जो है डायग्नोसिस के बाद जो भी मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं पेशेंट की स्थिति के अनुसार, जो पेशेंट को डिजीज होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी दवाएं लिखी जाती हैं, तो उसमें जो है जो ये जिसको आप जनरल वे में कहते हैं कि पर्चा बनाना वो जो है जो पर्ची बनती है वो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, पेशेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है, डॉक्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होता है, और जो है वो एड्रेस होता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल होता है या क्लिनिक होता है उसका एड्रेस होता है, पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट का एड्रेस होता है, पेशेंट की एज होती है, जो उसकी हिस्ट्री रहती है पेशेंट की वो भी इंक्लूड वहाँ उसमें लिखा रहता है, उसमें जो है लिखते हैं, या फिर जो जो भी टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, जो भी दिक्कत आ रही है जिस तरह की, तो डायग्नोसिस में हेल्प के लिए जो है डॉक्टर्स जो हैं टेस्ट वगैरह भी लिखते हैं। इसके अलावा उनका फॉर्म नंबर भी होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं। ये जो है स्टार्टिंग होती है, इस वर्ड से स्टार्टिंग होती है। इसका मतलब होता है कि आप लीजिए, या फिर स्टार्टिंग वर्ड्स है, ये जो भी डायग्नोसिस होती है उसकी स्टार्टिंग वर्ड आपको लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए वो सारी चीज़ें जो है इसमें लिखा होता है। सबसे पहले उन्होंने लिखा पेशेंट नेम, इसके बाद से एज लिखा होता है, उसके बाद से सेक्स लिखा होता है। ये तीन चीज़ें हो जाती हैं। फिर पेशेंट का जो है एड्रेस लिखा होता है, पेशेंट का नाम लिख दिया, अपनी एज लिख दिया, सेक्स लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। जो हिस्ट्री है उसकी वो भी लिखते हैं कि जो है इनको पहले से क्या दिक्कत थी, पहले इनको मतलब जो हिस्ट्री में इनको दिक्कत रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद से अभी जो दिक्कत है उसमें क्या क्या कॉमन है वो लिख लेते हैं। जो भी दिक्कत आ रही है इनको सारा लिख लेते हैं। फिर जो है अगर डॉक्टर को ये लगता है कि इनकी जो है जांच, इनकी जो डायग्नोसिस है वो नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमें जो है किसी ऑपरेटर्स इक्विपमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो जो है इसके जस्ट इसके जो पर्चा होता है उसके एक साइड में जो है वो लिख देता है कि ये जांच कराना है, जैसे एक्सरे कराना है, चाहे अल्ट्रासाउंड कराना है, सारी चीज़ें वो लिख देता है। ये सब अगर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर डॉक्टर को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स लिख देता है, मेडिसिन्स लिख देता है, डोज लिख देता है। यहाँ पे मेडिसिन हो गई, यहाँ पे डोज हो गया, और यहाँ पे डेज, यहाँ पे जो है डोज हो गया, इसके बाद से ये डेज। इसमें डोज में जो होता है वो
ओडी होता है मतलब दिन में एक बार होता है, या फिर बीडी होता है दिन में 2 बार होता है, टीडी होते हैं मतलब दिन में 3 बार होता है। तो जो है इसका जो है ये तरीका होता है जब हम प्रोफाइल करते हैं, इसमें जो है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और जो है ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बेसिक जो इंट्रोडक्शन में है जो है हम ये बता रहे हैं। इसके बाद से जो है जो दूसरा पार्ट है इसका वो है इनकम्पैटिबिलिटी। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें बहुत सारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ये सारे इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो भी मेडिसिन है उसको खाने के बाद अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड है उसके खाने के बाद भी आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो मतलब ये इनकम्पैटिबिलिटी हो गई। वो जो है फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। तो जो सबसे पहली चीज होती है कि आप जो है उसको देख के जो है घबराने लगे कि अरे इतना बड़ा टेबलेट, साइज बड़ा है टेबलेट का, या फिर उसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, या फिर जो है उसका कुछ कलर ऐसा है कि वो देख के जो है आदमी को मतलब वोमिटिंग जैसे नौजिया वोमिटिंग फील होने लगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो दिखती भी ठीक हैं, साइज भी उनका ठीक होता है, बाय द वे अगर मुंह में वो रह गया, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर वो रह गया, तो ऐसी उसमें जो है उसका टेस्ट ऐसा हो जाता है कि पूरा मुंह जो है, जो बक्कल कैविटी का पूरा जो है सारा टेस्ट खराब हो जाता है। जैसे कि मतलब अगर उसके बाद बड़ी देर तक अगर वो कुछ खाते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है जैसे दवाई उनके मुंह में पड़ी हुई है। तो ये इसमें जो है आप इसकी स्टडी करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोसोलॉजी। ये सारा जो है डोज कैलकुलेशन है। डोज कैलकुलेशन है, इसमें जो है आप देखेंगे कि तीनों पेशेंट जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, या एडल्ट्स होते हैं नॉर्मल हेल्दी नॉर्मल एडल्ट, तीसरा जो होता है वो पीडियाट्रिक्स होते हैं। तीन तरह के पेशेंट हो गए हमारे पास, एक नॉर्मल एडल्ट हो गए, एक जो है जीरियाट्रिक जो बूढ़े लोग हैं, और एक पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं। अब जो है तीनों में जो डोज का कॉम्बिनेशन होता है या फिर जो पर्टिकुलर उनके लिए किसी ड्रग की डोज बनाई जाती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। इसमें जो है डोज कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फार्मूले का यूज़ करते हैं, जैसे उसमें यंग्स फार्मूला है, ड्रिलिंग्स फार्मूला है, इस तरह के फार्मूले बहुत सारे हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, और जो है उनका डोज कैलकुलेशन करते हैं कि अगर एज उनकी 60 है तो उनके लिए कितनी डोज जो है सुटेबल होगी, अगर 50 टू 60 है तो कितनी डोज उनके लिए सुटेबल होगी, अगर वो 20 टू 40 हैं तो उनके लिए क्या डोज डिसाइड होगी, वो डोज कैलकुलेशन से हमारे पास निकल के आएंगे। अगर वही जो है पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो डोज है वो क्या होगा, बच्चों के लिए जो डोज हमें लेना है वो क्या लेना है, फार्मूलेशन क्या लेना है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं इनमें जो है आईवी आईएम ज़्यादा चलता है,
मतलब इंजेक्शन ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि उनकी जो म्यूकोसा की लेयर होती है वो इस काबिल नहीं रहती है कि जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प कर सके। यहाँ पे कितनी भी सॉलिबिलिटी अच्छी हो ड्रग की, लेकिन एब्जॉर्प्शन में उसमें दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उनकी म्यूकोसा की लेयर जो है श्रिंक होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है, श्रिंक होने लगती है म्यूकोसा की लेयर, वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम होता है। क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अंडरडोज या फिर हम कह सकते हैं कि सब थेरेप्यूटिक लेवल में ही हमारी जो है ड्रग रह जाती है, तो कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं शो हो पाता। इस वजह से जो है हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि 100% बायोअवेलेबिलिटी वाली जो है फॉर्मुलेशन हम उनको दें। दूसरे की बात करेंगे हम, तो जो है हम इसमें जो है पीडियाट्रिक में बात करेंगे। पीडियाट्रिक में जो है हमारे पास जो है सस्पेंशन, सिरप, और इसमें भी इंजेक्शन का यूज करते हैं, आईवी और आईएम का यूज करते हैं। आईवी और आईएम का यूज इसमें भी करते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादातर हम सस्पेंशन का यूज करते हैं। सारे लगभग जो है जितने भी जो है हमारे पास मेडिकामेंट आते हैं वो सारे जो है फार्मूलेशन सस्पेंशन के, मैक्सिमम सस्पेंशन के फार्मूलेशन बने होते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कंट्रोल करना है, अगर हमारा सस्पेंशन काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन ओरल नहीं काम कर रही है, तो वहाँ पे हम आईवी या आईएम का यूज़ कर लेते हैं, ये एप्लीकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। अब जो है ये जितने भी डोज हमारे होते हैं, ये सारे डोज कैलकुलेटेड डोज होते हैं, ये जो है पोसोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो है, जो एडल्ट की बात हम कर रहे हैं, एडल्ट में थोड़ा सा जो है हम डिटेल में जाएंगे। क्योंकि लगभग सारे फार्मूलेशन जो होते हैं वो एडल्ट में अप्लाई होते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। पहली चीज सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल है। पाउडर है, एक्सेट्रा कर देते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो जो डोजेस फॉर्म है वो है लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें हमारे पास जो है एक जो है मोनोफेजिक आ जाता है, दूसरा जो है बाईफेजिक आ जाता है। मोनोफेजिक में जो हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन होते हैं, सिरप होते हैं। बाईफेजिक में हमारे पास जो है सस्पेंशन होता है, इमल्सन होता है। ये जो है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में होते हैं। जो थर्ड मोस्ट डोजेस फॉर्म है वो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो है हमारे पास जो इसके एग्जांपल्स आते हैं, इसमें सपोजिटरी पहले नंबर पे है।
पेसरीज आते हैं, बाकी पेस्ट, जेली, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सारे आते हैं। जेल भी आता है इसमें। अब जो एडल्ट्स के लिए यूज करने वाले जो डोजेस फॉर्म हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसके अलावा लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो एक पार्ट है पेरेंटल, पेरेंटल भी इसमें जो है मतलब पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम इंजेक्शन भी उसको दे सकते हैं, आईवी और आईएम। इसके अलावा बाकी जो लिक्विड डोजेज फॉर्म जैसे क्लियर सॉल्यूशन में आपके जो है आई ड्रॉप्स वगैरह आ जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबको दिया जाता है, सबको दे सकते हैं उसको। जो मेनली जो डिफरेंस आता है कि जो जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक और एडल्ट में जो हम ड्रग को जो है किस तरीके से देते हैं, ये जो है इस तरीके से होता है कि हम पहले जो है डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, डिजीज कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की, और किस तरह की वो डिजीज है। ये सारा देखने के बाद से हम जो है तीनों को एज वाइज जो है कैटेगरी में करते हैं। उसके बाद से जो है हम उसमें फार्मूलेशन चूज करते हैं। उसके बाद से जो भी फार्मूलेशन हमें सुटेबल लगता है उसका यूज करते हैं। जो हमारे पास जीरियाट्रिक या फिर पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, उनमें ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का यूज़ किया जाए, चाहे वो पेरेंटल हो या फिर ये मोनोफेजिक हो या बाईफेजिक हो। इसमें थोड़ी सी रिलीज अच्छी होती है, बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आती है। बाकी जो अवॉइड करते हैं वो जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। हालांकि ऐसा अभी किया नहीं जाता है कि जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म को कम्प्लीटली जो है अवॉइड कर दिया जाए, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे पास उतनी जो वेराइटीज़ ऑफ फॉर्मुलेशन नहीं है लिक्विड डोजेस फॉर्म के जो कि अब तक रिपोर्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है लिक्विड डोजेस फॉर्म यहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी प्रिस्क्राइबर्स हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। हालांकि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर जो देते हैं हम जीरियाट्रिक पेशेंट में, वहाँ पे जो है बहुत कम रिलीज होती है और रिलीज रेट कम होने की वजह से उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके बाद से जो है मोनोफेजिक और बाईफेजिक को जो है थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसमें हमने दो तरह का देखा, एक जो है मोनोफेजिक, दूसरा देखा वो बाईफेजिक। जो पेरेंटल होते हैं, जो पेरेंटल फार्मुलेशंस होते हैं वो या तो मोनोफेजिक होते हैं या फिर बाईफेजिक होते हैं। लेकिन उनको हम अलग रखते हैं क्योंकि उनको डायरेक्टली हम जो है आइसोटोनिक बनाते हैं हम उसको ब्लड के
या फिर जो है 7 पॉइंट जो पीएच होता है उस पीएच पे जो है ये जो है बिल्कुल आइसोटोनिक होते हैं ब्लड के, जो भी पेरेंटल हमारे पास फॉर्मुलेशंस होते हैं वो जो है अपनी 100% बायोलेबिलिटी शो करते हैं, उनकी कैटेगरी हम अलग ही कर देते हैं। यहाँ पे मोनोफेजिक में जो क्लियर सॉल्यूशन होते हैं क्लियर सॉल्यूशन में जो है हमारे पास आई ड्रॉप्स आते हैं, पेरेंटल्स भी इंजेक्शन भी आते हैं हमारे पास, या फिर जो वैक्सीन्स आते हैं वो भी क्लियर सॉल्यूशन में आते हैं, या फिर हम कह लें कि जो कुछ ऐसे सिरप आते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा सा जो है हट के चले एलोपैथ से तो बहुत सारे टिंचर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। तो जो मोनोफेजिक हैं इसमें जो है क्लियर होते हैं, या फिर सिरप को भी इसमें लेते हैं जो कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं, जो भी सोल्यूट होता है इसका कम्प्लीटली डिजोल्व होता है तो वो भी क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनकी जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाईफेजिक को थोड़ा सा जो है अलग हम देखते हैं। बाईफेजिक में जो है हमारे पास इमल्सन होता है और दूसरा जो होता है सस्पेंशन होता है। जो हमारे पास इमल्सन होता है वो 3 टाइप का होता है। इमल्सन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल इमल्सन, दूसरा होता है मल्टीपल इमल्सन, और जो थर्ड होता है वो होता है माइक्रो इमल्सन। ये जो है 3 कैटेगरी होती है इमल्सन की, सिंपल इमल्सन, मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन। अब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास सिंपल इमल्सन होता है वो 2 टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जो बाद में आएगा इसका अमाउंट इस इमल्सन में ज्यादा होगा, इसका अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, या फिर इसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। हमेशा जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है उसका जो है वॉल्यूम कम होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो हमारे पास ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दोनों तरह के जो है इमल्सन होते हैं। और ये इमल्सन का यूज हम करते हैं कहाँ पे, क्रीम बनाने में। जो आपने सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा उसमें एक जो है उसकी कैटेगरी है, उसको उसमें जो है क्रीम बनाई जाती है। तो क्रीम का फॉर्मेशन करने में हम सबसे पहले इमल्सन का यूज करते हैं, यही बेस होता है क्रीम बनाने में। दूसरी इसके बाद से जो है, ये तो हो गई बात सिंपल इमल्सन की। दूसरी बात जो है दूसरी चीज होती है मल्टीपल इमल्सन। दूसरी जो कैटेगरी है वो मल्टीपल इमल्सन है।
जो मल्टीपल इमल्सन है ये भी जो है दो तरह का होता है। मल्टीपल इमल्सन जो होता है दो तरह का होता है। इनको बोलते हैं वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। ये दो तरह के जो है हमारे पास मल्टीपल इमल्सन का टाइप होता है। इसमें जो है हमने जो है एक इमल्सन बहुत कॉमन इमल्सन है मल्टीपल इमल्सन एस्कॉर्बिक एसिड, मल्टीपल इमल्सन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को एस्कॉर्बेट भी बोलते हैं। या जो है ये विटामिन सी भी होती है, विटामिन सी भी बोलते हैं इसको। ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है और इसका जो है हम मल्टीपल इमल्सन बना के यूज करते हैं। मल्टीपल इमल्सन बना के जो है हम इस इम्यून बूस्टर का यूज करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो भी हमारे पास जो भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है मल्टीपल इमल्सन के अंदर, वो सारा का सारा जो है एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। ये हो गया। तीसरा जो है हमारे पास वो है माइक्रो इमल्सन। इसकी खास बात ये होती है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इसके, ड्रॉपलेट्स की साइज होती है जो वो जो है 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। इसलिए इनको जो है माइक्रो इमल्सन बोलते हैं। तीनों को हम एक साथ अगर लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा इमल्सन, इसके बाद से हमने एक वो लिखा, फिर लिखा हमने सिंपल टाइप इमल्सन, इसके आगे हमने लिखा ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। दूसरा हमने लिखा मल्टीपल इमल्सन, इसमें हमने दो लिखा ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर। तीसरा हमने लिखा माइक्रो इमल्सन। तो इस तरीके से हमने जो है इमल्सन को कैटेगराइज किया तीन पार्ट में। तीनों पार्ट को जो है अलग अलग हमने जो है इस तरीके से बांट दिया। इनका यूज जो है used in the preparation of cream, ठीक है। इसमें जो है हम यूज करते हैं मल्टीपल इमल्सन ऑफ
ये है पूरा जो है इसका इमल्सन का क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है इमल्सन को हमने जो है 3 क्लास में डिवाइड किया। सिंपल टाइप 3 टाइप में, सिंपल टाइप, मल्टीपल टाइप और माइक्रो इमल्सन। सिंपल टाइप इमल्सन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इसको जो है इसका यूज़ करते हैं हम क्रीम बनाने में। मल्टीपल इमल्सन जो है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, दूसरा जो है वाटर इन ऑयल इन वाटर। तीसरा जो है माइक्रो इमल्सन, जिसमें जिसमें ड्रॉपलेट्स की जो साइज होती है वो 10⁻⁶ मीटर की के बराबर होती है। इसके बाद से हमारे पास जो है जो आता है वो आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम कहते हैं कि बाईफेजिक होता है, और इसमें जो है सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सस्पेंडेड रखता है जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड द ड्रग पार्टिकल्स। इसमें कॉशन क्या होता है, शेक वेल बिफोर यूज। जब भी आप इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले आप इसको सेक करेंगे, उसके बाद से इसका यूज करेंगे। ज़्यादातर पीडियाट्रिक डोज में जो है यूज किया जाता है। इसके बाद से हमारे पास आता है क्या, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो है हमारे पास पेस्ट है, जेली है, सपोजिटरी है। सबसे पहले हम सपोजिटरी की बात करते हैं। सपोजिटरी का यूज जो है बॉडी टेम्परेचर पे किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर पे ये मेल्ट कर जाता है। कहाँ पे यूज करते हैं कि बॉडी कैविटी में यूज करते हैं। बॉडी कैविटी अदर देन माउथ। इसका यूज जो है बॉडी कैविटी में करते हैं, माउथ के अलावा। मतलब माउथ के अलावा हम जो है इसका यूज बॉडी कैविटी में करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मेल्ट कर जाते हैं, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। ये इनकी खास बात होती है कि ये जो है बॉडी कैविटी में यूज किए जाते हैं, और जो है ये मेल्ट कर जाते हैं बॉडी टेम्परेचर पे पूरी तरीके से। और जो है ये इसमें जो है सोप, ग्लिसरीन, सपोजिटरी सबसे कॉमन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। सोप, ग्लिसरीन
सपोजिटरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, रेक्टम में यूज़ किया जाता है इसका। सोप ग्लिसरीन इस सपोजिटरी का रेक्टम में स्टूल पास कराने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा जो है। पेस्ट में जो है आपने देखा होगा बहुत सारे पेस्ट आते हैं, टूथपेस्ट आता है, जेली बहुत सारे आते हैं, तो इनके लिए जो है अलग अलग जो है एप्लीकेशंस हैं। सपोजिटरी में जो है ये बेस होता है, ये डिपेंड करता है सपोजिटरी बेस के ऊपर। ये पूरी तरीके से जो फॉर्मुलेशन होती है डिपेंड होती है सपोजिटरी बेस के ऊपर, डिपेंड करती है कौन सा बेस उसमें यूज़ किया जाता है, यूज़ किया गया है, इस पे जो है ये पूरी तरीके से जो है डिपेंड करती है। अब जो है हम आगे की बात करते हैं कि जो सपोजिटरी बेस हम यूज़ करते हैं, जो सपोजिटरी बेस यूज़ करते हैं पहला जो होता है उसमें ओलियाजीनस होता है, दूसरा जो होता है वाटर मिसविल होता है, वाटर मिसविल होता है, तीसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, तीन इसके जो है मेन है, एक चौथा भी आता है ओलियाजीनस, वाटर मिसविल, वाटर सॉल्युबल, ये तीन है। इसके अलावा एक और आता है, एक और कैटेगरी है इसकी। ओलियाजीनस में हम जो है कोकोया बटर का यूज़ करते हैं, कोकोया बटर का यूज़ करते हैं ओलियाजीनस बेस में। वाटर मिसिबल बेस में जो है वैक्स है, या फिर जो है बहुत सारे ये आते हैं येलो पैराफिन वैक्स, वाइट पैराफिन वैक्स, ये सब वैक्स का यूज़ करते हैं। वाटर सॉल्युबल में बहुत सारे ऐसे वाटर में जो सॉल्युबल जो जेली टाइप में आते हैं, जो जेलीज होते हैं, उनका यूज़ करते हैं वाटर सॉल्युबल में, जो कि मतलब इस तरीके से होता है कि थिकनेस इसकी जो है बढ़ा देता है, जो ये बेस की तरह काम करता है। जब इसको फ्रीज करते हैं तो ये जो है इस फॉर्मुलेशन की थिकनेस को बढ़ा देता है। जैसे ही इसका यूज़ करना होता है, जैसे ही ये बॉडी टेम्परेचर पे जाता है, ये तुरंत तुरंत के जो है ये मेल्ट कर जाता है। तो ये जो है मेन ये सपोजिटरी बेसिस हैं। इसके अलावा डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, डेंटल में हम क्या यूज़ करते हैं, पाउडर का यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, पेस्ट का यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड,
इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, जेल यूज करते हैं, ये भी जो है सेमी सॉलिड का है। इसमें जो है जो डेंटल केयर्स में जो है हम पाउडर का यूज करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं, जेल का यूज करते हैं। इनसे जो है हम जो भी इनका यूज है वो डेंटल केयर में करते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में हमारे पास जो है क्रीम है, जेल है, क्रीम है और जेल है, बहुत सारे जो है। अब क्रीम में जो है एक जो है दो तरह के क्रीम है, एक डिजीज वाले है और एक फेयरनेस वाले है। तो एक जो है आपके पास फेयरनेस वाले हैं और दूसरे डिजीज वाले हैं। जेल जेल में भी वही है, एक जो है डिजीज फेयरनेस वाले हैं, दूसरे डिजीज वाले हैं। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो क्रीम बनाई जाती है और जो जेल बनाई जाती है, हमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट पता हैं, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, या फिर बहुत सारे क्रीम हो गए, जैसे टर्मरिक क्रीम हो गई, टर्मरिक, या फिर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मिलाई जाती हैं। तो जो भी ये फार्मूलेशन होते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जो भी किए जाते हैं, ये इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जो भी, या तो वो फेयरनेस को जो है क्लियर करे, फेयरनेस करे, या फिर फेयर करे, जो भी स्पॉट्स हैं उनसे फेयर करे, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई डिजीज़ आ रही है तो उस डिजीज़ को क्योर करे। तो बहुत सारे जो है तरह तरह के जो है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे एंटीबैक्टीरियल क्रीम बनती है, एंटी फंगल क्रीम बनती है, सोरियासिस के लिए अलग से बनती है ना। तो इस तरह की जो है बहुत सारी जो है क्रीम बनती है। इसी में जो है जब हम जेल की बात करते हैं तो जेल कुछ जैसे अभी इसमें माउथ जेल भी आते हैं, माउथ जेल आते हैं, उसी तरीके से जो इसमें फेयरनेस जेल आते हैं, या फिर डिजीज़ के लिए जेल आते हैं। दूसरी चीज़ की, यहाँ पे जो जेल की बात कर रहे हैं इसमें तो नहीं, लेकिन अलग से जो है एक एनाल्जेसिक जेल भी आते हैं जो दर्द दर्द निवारक होते हैं। पेन में जो है एनाल्जेसिक जेल भी आते हैं, पेन के लिए जो है हम उनका यूज़ करते हैं। तो जो है ये पेन के लिए भी हो गए, या फिर डेंटल केयर के लिए जो है हमारे पास पाउडर, पेस्ट और जेल हो गया। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में क्रीम और जेल हो गया, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है, जैसे नेल से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, या फिर जो फॉर्मुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं जिनको जो है हम करते हैं। अब जो है हमारे पास आता है पेरेंटल डोजेस फॉर्म। जो हमारे पास पेरेंटल डोजेस फॉर्म है, ये डिपेंड करता है जो सिलेक्शन ऑफ व्हीकल पे, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल पे। व्हीकल जो होता है इसका मतलब ये होता है टू कैरी आउट द फॉर्मुलेशन। हमारे पास जो है सबसे पहले पेरेंटल डोजेस फॉर्म आया। इसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है टू कैरी आउट द फॉर्मुलेशन।
जो फॉर्मुलेशन को स्टार्ट टू एंड तक लेके जाता है। अगर हमने व्हीकल सही सिलेक्ट नहीं किया तो हमारा जो पेरेंटल फॉर्मुलेशन है या फिर जो डोजेज फॉर्म या फिर जिस ड्रग की हम जो है फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। व्हीकल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी विथ ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स। जो भी एक्सिपिएंट्स हैं उसमें, जैसे प्रिजर्वेटिव हमने डाला या जो ड्रग डाला हमने, एंटी बैक्टीरियल है या एंटी फंगल है या हमने जो है एनाल्जेसिक को इंजेक्शन बनाना है हमें, तो उस पर जो है सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो हमारा व्हीकल है उसका सिलेक्शन जो है हमारे पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि जो उसकी कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी रहे। कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी यहाँ पे तो जो ये ड्रग है ये ड्यूरेबल होगा, ये ड्यूरेबल होगा। जब ये ड्यूरेबल होगा तो जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले हैं हमने, जो भी इंग्रेडिएंट डाले हैं उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। अगर ये ड्यूरेबल होता है तो डिग्रेडेशन का चांस हमारे पास जीरो हो गया। अब जब डिग्रेडेशन का चांस जीरो हो गया मीन्स अब हम उसको जो है उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। बायोकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि लिविंग के साथ जो है उसकी क्या रिस्पॉन्स है, लिविंग थिंग्स के साथ जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है, ये जो है बायोकम्पैटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब जो है अगर उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी भी अच्छी है, मतलब उस ड्रग के लिए बेस्ट है, मीन्स जो सिलेक्शन ऑफ व्हीकल है वो जो है परफेक्ट है। इतना करने के लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है क्योंकि हम पहली बार में ही जो है बेस्ट व्हीकल का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी ड्रग के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहली चीज़ जो होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी? एक्सिपिएंट की और ड्रग की। जो ड्रग हमारी है, एक्चुअल जो ड्रग है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कितना परसेंट डिसॉल्व हो रहा है, उसमें कितनी सॉल्युबिलिटी है उसकी। दूसरा जो एक्सिपिएंट हैं वो कितने परसेंट उसमें डिसॉल्व हो पा रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर क्या है। जब इतना कर पाते हैं हम तब जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और फिर जो है कंपैटिबिलिटी के लिए हमें कुछ समय देना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद से हमें कंपैटिबिलिटी या उसकी सबसे पहले स्टेबिलिटी देख के जो है हम कंपैटिबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वो स्टेबल है, वो फार्मूलेशन स्टेबल आ रही है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अगर वो फार्मूलेशन स्टेबल है, उसमें डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, देन जो है हम उसको ड्यूरेबल बोलते हैं। फिर जो है उसकी कंपैटिबिलिटी हम ये देखते हैं कि ठीक है, फिर जो है उसको उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी चेक करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट आते हैं।
ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इसके एडिटिव्स। होते हैं किसी भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, चाहे वो जिस तरह का फॉर्मुलेशन हो, एडिटिव्स उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारा एडिटिव सही है, एडिटिव सही है तो लेस इरिटेशन काज होगा। लेस इरिटेशन काज होगा अगर हमने जो एडिटिव सही चूज कर लिया है। अदरवाइज हमारे पास जो इरिटेशन की जो कंडीशन होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसमें हमें ध्यान ये देना होता है कि जो हम फार्मूलेशन यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ड्रॉप्स हमने बनाए, ड्रॉप्स में इम्पोर्टेंट क्या है कि कैटेगरी, जो ड्रग की कैटेगरी है, ड्रग कैटेगरी, किस कैटेगरी की ड्रग का जो है हम ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स बना रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एंटीबायोटिक की बात की, कोई एंटीबायोटिक आपने जो है ड्रॉप बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले जो हमारे पास एडिटिव है उसमें उसमें जो है इसका मिक्सचर जो है क्या रिस्पॉन्स करता है। जो एडिटिव और एंटीबायोटिक जो ड्रग है, इन दोनों का मिक्सचर क्या रिस्पॉन्स करता है। इन दोनों के मिक्सचर को रखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका जो है कलर और टेक्सचर कैसा आ रहा है। अगर कलर यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, कलर इन द सेंस कि हमें हमेशा जो है ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए होता है। तो ऐसा एडिटिव जो कि किसी भी एंटीबायोटिक ड्रग के साथ जो है ट्रांसपेरेंट कलर दे रहा है, चांसेस उसके होते हैं कि वो बेटर एडिटिव होगा उसके लिए। फाइनल टेस्टिंग तब होती है जब इरिटेशन की टेस्टिंग करते हैं कि वो इरिटेट कितना कर रहा है, आई में डालने के बाद से वो उससे जो है चुभन कितनी हो रही है। तो उससे जो है हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये जो है हमारे जो हमने फॉर्मुलेशन बनाया तो हमने सही है कि जो एडिटिव डाला है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो हमारी ड्रग है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ड्रग है, एंटीबायोटिक है। और जब इसको जो है हमने मिक्सचर बनाया तो ये जो है ट्रांसपेरेंट एक जो है क्लियर सॉल्यूशन के रूप में आया। जब ये क्लियर सॉल्यूशन के रूप में आया या ट्रांसपेरेंट आ गया, फिर हमने जो है इरिटेशन की टेस्टिंग कर ली उसकी, और फिर हमने फाइनली उसको डिसाइड किया कि ये जो हमारी फार्मूलेशन है वो सही है। डोज डिपेंड करता है आई की कंडीशन पे, एज पे, और जो भी उनकी जो है एज, सेक्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं, वो सारे इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। उनकी बेसिस पे ही हम इनका डिसीजन करते हैं।